गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? आवाज़ आ रही मेरी? हाँ जी, किरण, सायरा, कैसे हो आप लोग? ग्रुप में मैसेज करो, सब लोग ऑनलाइन हो, जल्दी से क्लास का टाइम स्टार्ट हो गया। किरण, ग्रुप में मैसेज करो। हाँ जी, गुड मॉर्निंग उज़मा, कैसी हो? हाँ जी वर्दा, मैं ठीक हूँ। उज़मा, आप कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ जी शाइस्ता, नुज़रत, कैसे हो आप लोग? गुड मॉर्निंग। हाँ जी ओलिका, ग्रुप में मैसेज करो, जल्दी से सब लोग ऑनलाइन हो। हाँ जी रूप, कैसी हो? ठीक है किरण। ठीक है। अभी ना, कब है तुम्हारा लेक्चर? गुड मॉर्निंग अक्षय, कैसी हो? अच्छा, हमने वॉटसन थ्योरी में हम देख रहे थे, उसने एनसीपी का बताया था कि एनसीपी जो है एज ए सिस्टमेटिक रिसर्च के तौर पे काम करती है, ठीक है, साइंटिफिक रिसर्च के तौर पे। उसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? एनसीपी को किस तरीके से इन्वॉल्व करता है? सबसे पहले असेसमेंट है। वॉटसन थ्योरी में उसने बताया था कि नर्सिंग प्रोसेस किस तरह से इसके अंदर इंक्लूडेड है। नर्सिंग प्रोसेस कंटेन्स द सेम स्टेप्स एज द साइंटिफिक रिसर्च प्रोसेस, ठीक है, जैसे साइंटिफिक रिसर्च प्रोसेस के अंदर सब सारे स्टेप्स होते हैं, उसी तरह एनसीपी के अंदर है, जो कि वॉटसन ने बोला है। They both try to solve a problem, both provide a framework for decision making. दोनों में डिसीजन मेकिंग के लिए एक कंप्लीट फ्रेमवर्क दे दिया जाता है, जैसे जिसे हम कहते हैं असेसमेंट हो गया, डायग्नोसिस हो गया, फिर प्लानिंग हो गया, इम्प्लीमेंटेशन हो गया, वैल्यूएशन हो गया, इसी तरह। असेसमेंट में क्या आया था? हमने असेसमेंट में काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी थी, जिसमें था इन्वॉल्व ऑब्जर्वेशन। असेसमेंट में मैंने आपको बताया था कि ऑब्जर्वेशन आती है, और ऑब्जर्वेशन में क्या आता है? ऑब्जेक्टिव डाटा और सब्जेक्टिव डाटा। ऑब्जर्वेशन हो गया, ऑब्जेक्टिव आइडेंटिफिकेशन हो गया,
के सब्जेक्टिव डाटा एंड रिव्यू द प्रॉब्लम, और जो प्रॉब्लम है उनको रिव्यू किया जाता है। यूज़ ऑफ एप्लीकेबल नॉलेज इन लिटरेचर, और जो एप्लीकेबल नॉलेज होता है वो लिटरेचर में लगा के उसको कंटिन्यू किया जाता है। ऑल्सो इंक्लूड्स कंसेप्चुअल नॉलेज फॉर द फॉर्मुलेशन एंड कंसेप्चुअलाइजेशन ऑफ द फ्रेमवर्क। इसके अलावा जो आपका कंसेप्चुअल नॉलेज होता है उसको भी एक फॉर्मेट में लाया जाता है और उसको उस फॉर्मेट में यूज़ किया जाता है। अभी आप लोग रिसर्च पढ़ रहे हो, रिसर्च में आपने प्रैक्टिकम में देखा है, ये क्लिनिकल प्रैक्टिकम में या साइंटिफिक रिसर्च का आपने एक स्केच देखा होगा, एक फ्रेमवर्क देखा होगा, उसके अंदर एक टॉपिक आता है कंसेप्चुअल नॉलेज या कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क, ठीक है। इंक्लूड्स द फॉर्मुलेशन ऑफ द हाइपोथेसिस। इसके अंदर असेसमेंट में हाइपोथेसिस भी आता है, डिफाइनिंग वेरिएबल्स भी हम डिफाइन कर लेते हैं इसमें। दैट विल बी एग्जामिन इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम, जो कि हमने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए चूज़ करने हैं। तो इसमें हमने काफ़ी सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी कि जैसे मेरा वेरिएबल है कि मैंने नॉलेज, एटीट्यूड और प्रैक्टिस चेक करनी है। इसी तरह आप देखते हो स्टडी, आप इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स देखते हो, ठीक है। जैसे कि आप स्मोकिंग से आप कहते हो कि लंग कैंसर होता है, ठीक है। आपने एक टॉपिक लिया है कि इफ़ेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग ऑन लंग्स, ठीक है। या आपका टॉपिक है कि डिजीजेज रिलेटेड टू स्मोकिंग, इस तरह का कुछ आप लेते हो। तो डिपेंडेंट क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, स्मोकिंग जो है वो इंडिपेंडेंट है, और डिपेंडेंट में क्या है, जो उसकी वजह से कैंसर हुआ या जो भी डिजीजेज हुई या डेथ हुई, ठीक है। ये हो जाते हैं इंडिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। तो इसी तरह हमने चूज़ करने होते हैं। प्लान में है इट हेल्प्स टू डिटरमिन हाउ वेरिएबल्स वुड बी एग्जामिन्ड एंड मेजर्ड, ठीक है। प्लान में जो है वो हेल्प करता है ये डिटरमिन करने में कि कैसे वेरिएबल जो है वो एग्जामिन किए जाएंगे और मेजर किए जाएंगे। इंक्लूड्स अ कंसेप्चुअल अप्रोच और डिज़ाइन फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। इसमें अब क्या आता है, कंसेप्चुअल अप्रोच आती है प्लान के अंदर। सबसे पहले इट हेल्प प्लान में हम देख सकते हैं कि कैसे हमने वेरिएबल्स को एग्जामिन करना और किस तरीके से मेजर करना। हम एक प्लान सेट कर लेते हैं। प्लानिंग में आप बता देते हो, जब आप वो भी करोगे ना, जब आप रिसर्च भी करोगे तो सबसे पहले आपने सब वो दे दिया, लिटरेचर रिव्यू दे दिया, डेफिनेशन आ गई, सब चीज़ें आ गई, उसके बाद प्लानिंग आ जाती है। प्लानिंग के अंदर आप अपनी चीज़ें बताते हैं कि भी मेरे ये वेरिएबल्स हैं, इनके ऊपर मैं ये वाला फार्मूला लगा के इसको मैं इस तरीके से करूँगा, ये आपका प्लान है। फिर आ जाती है मैथडोलॉजी में आप अपना पूरे का पूरा फार्मूला लगा के रिजल्ट्स निकाल के उसमें आप अपनी पॉपुलेशन भी निकाल लेते हो और अपना सैम्पल साइज भी निकाल लेते हो, और फिर निकाल के तो फिर वो सारी मैथडोलॉजी में पूरा रिजल्ट अपने दे देते हो, ठीक है। अच्छा, इंक्लूड्स अ कंसेप्चुअल अप्रोच। इसके लिए कंसेप्चुअल अप्रोच होती है, डिज़ाइन होता है, जो कि हमें प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। जैसे मैंने आपको बताया कि आप अपना इसके अंदर प्लान बताओगे कि मैं ये फार्मूला लगा के काम करूँगा और ये मैथडोलॉजी यूज़ करूँगा। इट डिटरमिन्स व्हाट डाटा वुड बी कलेक्टेड एंड हाउ ऑन होम, कि फिर आप इसमें बताओगे कि इट डिटरमिन्स व्हाट डाटा वुड बी कलेक्टेड। इसमें आप बताओगे प्लानिंग में कि भी मेरा ये प्लान है कि मैं शालामार की नर्सरी से इस टॉपिक के ऊपर डाटा लूँगा, ठीक है, और इसको ऐसे कलेक्ट करूँगा और एंड हाउ, किस तरह से मैंने कलेक्ट करना है। आप अपना प्लानिंग के अंदर आप अपना बताओगे कि मैंने क्वेश्चनियर एक अडॉप्ट किया है या मैंने डेवलप किया है, मैं उसके अकॉर्डिंग काम करूँगा, और उसके ऊपर जो क्वेश्चनियर है उसको सामने रख के चलूँगा, और होम और किन से लूँगा। मैंने सोचा है कि मैं ना स्टूडेंट नर्सेज नहीं लूँगा, मैं टीचर नर्सेज लूँगा, या मैं जो है ना जॉबियंस लूँगा, या मैं इंटर्न्स नहीं लूँगा, ठीक है। आपने अपना यहाँ पे इंक्लूडिंग और एक्सक्लूडिंग क्राइटेरिया भी बताना है कि मैं इनको इंक्लूड करता हूँ, इनको एक्सक्लूड करता हूँ। जैसे सपोज आपका कोई भी टॉपिक है तो आपने नर्सेज को लिया और आपने ये कहा कि शालामार में कितने किस्म की नर्सेज हैं। मैंने लास्ट टाइम इसी से रिलेटेड लेक्चर में आपको बताया भी था। हाँ जी फातिमा, कितनी किस्म की नर्सेज हैं शालामार में? हाँ जी फातिमा, सहर, मिशैल, हीरा, सिद्रा, सिमरा, समरा, सुनैना, अक्सा, रोलिका, कितनी किस्म की नर्सेज हैं हमारे यहाँ पे शालामार में? क्या शालामार में स्टूडेंट नर्सेज भी जाते हैं? क्या स्टूडेंट्स जाते हैं?
हाँ जी मैम, 4 शायद। कैसे अक्सा? 4 कैसे? हमारे पास शालामार में स्टूडेंट्स भी जाते हैं, हमारे इंटर्न्स भी जाते हैं, हमारे मैनेजर्स भी हैं। लेकिन समरा वो एड नर्स हैं, वो नर्सिस नहीं हैं, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद स्टूडेंट्स हो गए, स्टाफ हो गए, इंटर्न्स हो गए, फिर इसके अलावा हमारे पास बॉन्ड नर्सिस भी हैं, ठीक है, जिनका कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है। बॉन्ड नर्सिस भी हैं जिनको यहाँ पे एजुकेशन करवाएगी या कुछ करवाया गया, वो बॉन्ड नर्सिस कहलाती हैं, ठीक है। इसके अलावा कौन है? इसके अलावा हमारे पास टीम लीडर्स हैं, वो भी नर्सिस हैं, हमारे पास सुपरवाइजर्स हैं, वो भी नर्सिस हैं, हमारे पास मैनेजर्स हैं, वो भी नर्सिस हैं। अब ये सारे का सारा जो स्लॉट है, ये सारी लॉट जो है, ये सब के सब नर्सिस की है। तो अब आपने इनमें से सिलेक्ट करना है कि मैंने किस पे काम करना है। तो वो आपको चूज़ करना पड़ेगा कि आपको कहाँ किन लोगों से डाटा लोगे मैक्सिमम से, तो आपकी सैचुरेशन अचीव होगी। अब जैसे अगर हम स्टूडेंट्स की बात करें तो मिनिमम भी हमारे पास 200 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। और किसी भी काम, किसी भी रिसर्च के लिए 250 150 से 250 का अगर सैम्पल साइज़ रखते हो तो अच्छा रिजल्ट आता है, ठीक है। और वो उसके रिजल्ट जो हैं वो ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे। तो इसलिए आपको इतना आइडिया रखना है कि मैं मैक्सिमम लोगों से लूँ। अगर आपका डाटा 50 या 100 से या 150 से कंप्लीट नहीं होता और लोग थोड़े हैं, तो आपको उसके साथ एक ग्रुप और डालना पड़ेगा। जैसे कि आप कहते हो कि मैं स्टूडेंट से और मैं नर्सिस से लूँगा, 2 लोगों को ऐड कर लेते हो, तो आपका मैक्सिमम आपकी सैचुरेशन अचीव हो जाएगी, ठीक है। स्टूडेंट्स हैं, इंटर्न्स हैं, सर कह रही है, सीनियर स्टाफ है, सीनियर है, स्टाफ है, हेड नर्स है, टीम लीडर। ठीक है। क्वेश्चन, मेरी बात की समझ आई है ना आप लोगों को मैंने क्या कहा? ये क्या आ जाता है, इसे कहते हैं इंक्लूडिंग और एक्सक्लूडिंग क्राइटेरिया, जो कि मैं आपको बता रही थी कि इट डिटरमिन्स व्हाट डाटा वुड बी कलेक्टेड। आपने डाटा क्या लेना है? आप डाटा लेना चाहते हो कि मैंने लोगों का नॉलेज एटीट्यूड चेक करना है टुवर्ड्स द यूज़ ऑफ कंप्यूटर या टुवर्ड्स द यूज़ ऑफ मल्टीमीडिया या टुवर्ड्स द यूज़ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, या फिर आप कहते हो कि मैं वो नहीं करना चाहती, क्या कहते हैं, आप देखना चाहते हो कि लोगों का रिस्पॉन्स उस पर कंप्यूटराइज नोट्स के ऊपर ज़्यादा अच्छा है या फिर हैंड रिटन पे ज़्यादा है, आप इसके ऊपर स्टडी करते हो। या ऑनलाइन क्लासेस पे आप स्टूडेंट से करते हो, आप चेक करते हो कि जो ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं उस पर बच्चों की सेटिस्फेक्शन है या नहीं, ठीक है। तो ये आ गया डाटा कलेक्टेड। एंड हाउ, कैसे आपने लिया? आपने क्वेश्चनियर लिया, क्वेश्चनियर आपने डेवलप किया। अगर आप क्वेश्चनियर खुद बनाओगे, आप उसके अंदर 1-1, 2-2, 5 खुद डालोगे, तो वो आप डेवलप करोगे। लेकिन आप उसके लिए आपको जो है, लेकिन उसकी आपको एक पायलट स्टडी करनी पड़ेगी। आप 10 से 20 लोगों को वो क्वेश्चनियर देते हो, उनसे क्वेश्चन करते हो, तो उससे आपको पायलट स्टडी में ये पता लग जाता है कि क्या बच्चों को मेरे क्वेश्चन की समझ आ रही है, क्या वो अच्छे से मेरी बात को समझ पा रहे हैं। तो अगर वो आपकी बात को समझ पा रहे हैं और सही आंसर कर रहे हैं, तो इट्स मीन कि आपका क्वेश्चनियर ठीक है। क्वेश्चनियर की वैलिडिटी भी देखी जाती है और रिलायबिलिटी भी देखी जाती है, ठीक है। और होम किन से लिया? नर्सिस से और स्टूडेंट नर्सिस से, इंटर्न से, जिनसे भी लिया, ठीक है। अब आ जाती है इंटरवेंशन की बात। इट इज़ द डायरेक्ट एक्शन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्लान। इंटरवेंशन क्या है? डायरेक्ट एक्शन है, और जो प्लान हमने पीछे कर लिया सारा, उसको अब हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। इट इंक्लूड्स द कलेक्शन ऑफ द डाटा। इसके अंदर इंटरवेंशन के अंदर कलेक्शन ऑफ डाटा भी आ जाता है, ठीक है। एवेल्युएशन है एनालिसिस ऑफ द डाटा as well as the examination of the effects of intervention based on the data. एवेल्युएशन क्या है? एवेल्युएशन में आ जाएगा एनालिसिस ऑफ डाटा, डाटा का एनालिसिस किया जाता है, एज वेल एज द एग्जामिनेशन। एवेल्युएशन में हम एनालिसिस करते हैं जो हमने डाटा लिया है, ठीक है। इंटरप्रिटेशन आ जाती है यहाँ पे, जो हमने डाटा जो है सारे का सारा उसको इंटरप्रेट करना है, उसको आप अपने किसी भी एनालिसिस के उस पर डालते हो, फॉर्मेट पे डालते हो, या किसी भी सॉफ्टवेयर पे डालते हो, रिजल्ट निकालते हो, जैसे कि SPSS होता है, ठीक है। तो एनालिसिस ऑफ द डाटा एज वेल एज द एग्जामिनेशन ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ इंटरवेंशन बेस्ड ऑन द डाटा। जो डाटा लिया
जैसे कि इसमें क्या आ जाएगा, अगर हम एनसीपी से रिलेटेड बात करें तो इंटरवेंशन में क्या हुआ, डॉक्टर ने आपने पेशेंट के सारा डाटा ले लिया, डॉक्टर ने उसके अकॉर्डिंग मेडिसिन उसको प्रिस्क्राइब कर दी और आपने वो मेडिसिन लगा दी, वो इंटरवेंशन होगी। अब आप देखोगे कि आफ्टर जो है वो ये इसके इफेक्ट्स क्या आ रहे हैं, इफेक्ट्स ऑफ इंटरवेंशन क्या आ रहे हैं, वो आपने चेक करने हैं, वो आप इसके अंदर मेंशन करोगे। इसी तरह जैसे आप, हाँ बिल्कुल, मिसाइल इफेक्टिवनेस को देखते हैं तो इसमें हम आप देखोगे कि भाई जो हम काम कर रहे हैं या जो हमने डाटा लिया, डाटा लेते हुए इसमें ज़्यादा आ जाती है एक्सपेरिमेंटल स्टडी भी इसके ऊपर फिट हो सकती है यहाँ पे, कि जैसे एक्सपेरिमेंट में आपने क्या किया कि आपने जो है वो पेशेंट को मेडिसिन दी और उसका रिजल्ट देखा कि उसका रिजल्ट क्या है, ठीक है। जैसे कुछ लोग जो है वो क्रॉस सेक्शनल कर लेते हैं तो वो ये देखते हैं कि पेशेंट को हमने प्लेसिबो लगाया और साथ में हमने पेन किलर लगाया, तो दोनों में हम इफेक्ट देखते हैं कि पेशेंट को किसका ज़्यादा इफेक्ट हुआ, ठीक है। वाटर एम्प्यूल लगा के पेशेंट की साइकोथेरेपी करते हैं कि अभी आप बेहतर हो जाएंगे, अभी आप सही महसूस करेंगे, तो उससे वो बेहतर महसूस करने लग भी जाता है कुछ लोग, तो ये भी उसमें आ जाता है। एक्सपेरिमेंटल में कुछ मेडिसिन लगा के इफेक्ट्स चेक करने होते हैं, जैसे न्यू मेडिसिन होती हैं, रिसर्चर्स काम कर रहे होते हैं मेडिसिन का कैसा इफेक्ट है, इस तरह से। जैसे आपको पता है कि वो चूहों पे और मंकीज पे इसको चेक करते हैं, इनके रिजल्ट्स को, इंटरवेंशंस को, वो चीज़ें भी आ जाती हैं। फिर उसके बाद इंक्लूड्स द इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिजल्ट्स। एवेल्यूएशन में जो आपने डाटा आपने डाला सारा, उसके ऊपर सॉफ्टवेयर पे डाला सारा डाटा, उसके जो रिजल्ट्स आए वो एवेल्यूएशन में आ जाएंगे। द डिग्री टू विच पॉजिटिव आउटकम हैज़ अकर्ड एंड वेदर द रिजल्ट कैन बी जनरलाइज्ड। और जो रिजल्ट निकला है उसका पॉजिटिव है या जो है वो गलत है, ठीक है। आपका जो क्वेश्चन था उसको सपोर्ट कर रहे हैं रिजल्ट्स या नहीं कर रहे। हमेशा याद रखना कि अगर आप बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं निकाल सकते, जो रिजल्ट आएगा आपने वही देना है, क्योंकि अगर वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आप देते हो तो वो फिर उसमें आ जाता है कि इसकी ये डाटा फेक है, ठीक है। तो इसमें आप डाटा की इंटरप्रिटेशन डाल दोगे, जो रिजल्ट्स आए हैं उसका आउटकम बताओगे। इसके अलावा वेदर द रिजल्ट कैन बी जनरलाइज्ड, फिर आप ये देखोगे कि जो हमने स्टडीज़ की हैं क्या उसका डाटा जनरलाइज हो सकता है या नहीं हो सकता, ठीक है। फिर उसके बाद है इट में ऑल्सो, जनरलाइज का मतलब होता है कि सब पे इम्प्लीमेंट होगा या नहीं, मतलब आप जो क्वेश्चन कर रहे थे या जो काम कर रहे थे आपने ये देखा कि मैंने इस हॉस्पिटल से ये सारा डाटा लिया और ये रिजल्ट्स निकले हैं। 70% जो है वो सेटिस्फाइड हैं कंप्यूटर यूज़ करने से, 30% नहीं है। तो जो 70% हैं वो इजीली करना चाहते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके रिजल्ट्स में ये आया। तो जो 30% है वो नहीं करना चाहते, उनकी लॉजिक, उनकी रीजंस ली और फिर उसके बाद जो लैकिंग्स निकली हैं, ठीक है, उनके ऊपर काम करना शुरू किया। आज जब आप कोई भी रिसर्च करते हो तो उसके अंदर जो भी चीज़ें निकलती हैं, जो भी रिजल्ट्स आते हैं पॉजिटिव नेगेटिव, और जो आपको नज़र आती हैं कमियां, तो उनको आप चेंज करने की कोशिश करते हो, उसके लिए आप अपने सजेशंस देते हो, ठीक है। तो जनरलाइज्ड का मतलब क्या है कि 70% ये रिजल्ट निकला तो वो मैं सब पे इम्प्लीमेंट कर दूंगा, सब पे जनरलाइज कर दूंगा कि ये सबकी यही सोच है, ठीक है। फिर उसके बाद है इट में ऑल्सो जनरेट एडिशनल हाइपोथेसिस और मे इवन लीड टू द जनरेशन ऑफ अ नर्सिंग थ्योरी, ठीक है। और इससे जो है वो एडिशनल हाइपोथेसिस भी इससे डेवलप होता है। इसके अलावा ये जनरेशन ऑफ द नर्सिंग थ्योरी भी भी आगे देती है। वॉटसन थ्योरी एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ थ्योरी क्या है, लॉजिकल इन नेचर, लॉजिकल इन नेचर है, रिलेटिवली सिंपल है, जनरलाइजेबल है, बेस्ड ऑन फिनोमेनोलॉजिकल स्टडी है, दैट जनरली आस्क क्वेश्चंस rather than state hypothesis, can be used to guide and improve practice, supported by the theoretical work of numerous humanists, philosophers, developmentalists, and psychologists. स्ट्रेंथ्स हैं, अब कोई भी स्टडी होती है तो उसकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेस आती हैं। स्ट्रेंथ्स में है दिस थ्योरी प्लेसेस क्लाइंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ फैमिली, the community and the culture. It places a client as the focus of practice rather than the technology, ठीक है।
लिमिटेशन आती हैं साइंटिफिक रिसर्च की। अगर बात करें तो लिमिटेशन इसके अंदर आती हैं, जैसे कि आप बताते हो यहाँ पे लिमिटेशन का मतलब है कि आप एज अ स्टूडेंट या एज अ रिसर्चर आपको क्या प्रॉब्लम्स आई रिसर्च के दरमियान में। आप ये कहते हो फॉर एग्जांपल कि मैं डाटा लेने जाता था शाम को, और शाम में सिर्फ हर एक वार्ड के अंदर 2 से 3 लोग होते थे, ज़्यादा नहीं थे होते। मैं अपना लोगों की अवेलेबिलिटी नहीं थी, या आप ये कहते हो कि मुझे टाइम शॉर्ट दिया गया, बहुत शॉर्ट टाइम में मैंने किया है। लिमिटेशन ये है कि लोग कोऑपरेट नहीं करते। लिमिटेशंस ये हैं कि आपको उतने रिसोर्सेज नहीं दिए गए, ठीक है। ये लिमिटेशंस है। इसमें क्या है, बायोफिजिकल नीड्स आ जाती हैं ऑफ द इंडिविजुअल्स आर गिवन लेस इम्पोर्टेंट। जो आपकी बायोफिजिकल नीड्स हैं या किसी भी इंडिविजुअल की, उनको लेस इम्पोर्टेंट रखा गया। जैसे कि आपको कहा जाता है कि आपने हर सूरत फलानी जगह से ही डाटा लेना और वहीं पे रिसर्च करनी है, तो आप लेकिन वहाँ पे जाने के आपको रिसोर्सेज प्रोवाइड नहीं किए गए, ठीक है। या आप गुजरांवाला से कोई लाहौर में रिसर्च करने आता है, डेली डाटा लेने आता है, तो उसकी जो बायोफिजिकल नीड्स हैं वो मैट नहीं हो रही, तो उसको प्रॉब्लम आएगी। उसके बाद है the 10 curative factors primarily underline the psychosocial needs of the person. The needs further research to apply in practice. Needs further research to apply in practice. और जो needs हैं उनको further implement करवाया जाए। Research related to Watson theory. The effectiveness of the Watson caring model on the quality of life and the blood pressure of the patient with the hypertension. ठीक है। रिसर्च रिलेटेड टू वॉटसन थ्योरी क्या है? द इफेक्टिवनेस ऑफ वॉटसन केयरिंग मॉडल ऑन द क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड द ब्लड प्रेशर। इसमें वो कहती है कि दिस स्टडी demonstrate our relationship between care given according to Watson caring model and increased quality of life of the patient with hypertension. Further, in those patients for whom the caring model was practiced, there was a relationship between the caring model and a decrease in the patient's blood pressure. वो ये कहना चाहती है इस रिसर्च के अंदर, जो इससे रिलेटेड थ्योरी है, वो ये कहती है कि भाई मैंने ये डेमोन्स्ट्रेट किया है और मैंने ये प्रैक्टिस की है कि रिलेशनशिप जो है ना केयर गिवन में, ठीक है, अकॉर्डिंग टू वॉटसन थ्योरी केयरिंग मॉडल में, और इंक्रीज क्वालिटी ऑफ लाइफ पेशेंट विद हाइपरटेंशन। वो ये कह रही है कि अगर अच्छी केयर के साथ जो है वो पेशेंट को ट्रीट किया जाता है तो उससे क्वालिटी ऑफ लाइफ इंक्रीज होती है, और पेशेंट का जो हाइपरटेंशन वाला पेशेंट है वो भी नॉर्मल पे आ जाता है। फर्दर, इन दोज पेशेंट्स फॉर होम द केयरिंग मॉडल वाज प्रैक्टिस, ठीक है, इन दोज पेशेंट स्पेशली इन लोगों के अंदर केयरिंग मॉडल वाज प्रैक्टिस, जो कि किया जाता है केयरिंग मॉडल। देयर वाज अ रिलेशनशिप बिटवीन द केयरिंग मॉडल, जिनके अंदर हम ये केयरिंग मॉडल को इम्प्लीमेंट करवा रहे हैं, उनमें क्या होता है कि केयरिंग मॉडल और इसके अलावा डिक्रीज इन पेशेंट्स ब्लड प्रेशर भी हो जाता है। Watson caring model is recommended as a guide to nursing patients with hypertension as one mean of decreasing blood pressure and increasing quality of life. जो वॉटसन का केयरिंग मॉडल है वो रिकमेंड करता है एज अ गाइड टू नर्सिंग पेशेंट्स के लिए एज अ गाइड जो है वो रिकमेंड करता है विद हाइपरटेंशन, स्पेशली जो हाइपरटेंशन के पेशेंट हो, एज वन मीन्स ऑफ डिक्रीजिंग ब्लड प्रेशर एंड इंक्रीजिंग क्वालिटी ऑफ लाइफ। मार्टिन ने क्या किया था, इसने यूज़ किया था वॉटसन थ्योरी को टू एक्सप्लोर द डायमेंशंस ऑफ अडल्ट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ में, ठीक है। ये उसके रिसर्च, उसके जर्नल्स दिए हुए हैं। अगर आप चाहो तो आप ये वाले लिंक्स डाल के, ये वाला जो वो है रेफरेंस है, ये डाल के आप इसकी जो रिसर्च हैं, इसकी जो थ्योरीज हैं, आप उसे देख सकते हो। इसके अलावा मलाने हैं JAB 2000 में, इसने लाइव एक्सपीरियंस ऑफ यूजिंग वॉटसन एक्चुअल केयरिंग ओकेजन्स टू ट्रीट डिप्रेस्ड वेमेन, ठीक है। इसने इसके जो मॉडल्स हैं केयरिंग का, उसको यूज़ करते हुए डिप्रेस पेशेंट को ठीक किया है। जो मार्टिन है उसने यूज़ वॉटसन्स थ्योरी टू एक्सप्लोर द डायमेंशंस ऑफ द अडल्ट किडनी। अच्छा, वही वाली सेम चीज़ है। कंक्लूजन इसका ये है कि जो वॉटसन है उसने प्रोवाइड किया है मैनी यूजफुल कंसेप्ट्स फॉर द प्रैक्टिस ऑफ नर्सिंग।
प्रैक्टिस ऑफ नर्सिंग के लिए उसने जो है ना यूजफुल कंसेप्ट यूज़ किए हैं। शी टाइज टुगेदर मैनी थ्योरीज कॉमनली यूज्ड इन द नर्सिंग एजुकेशन। ने बहुत सारी थ्योरीज हैं जिनको कंबाइन करके उसने यूज़ किया हुआ है नर्सिंग एजुकेशन में। द डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ द क्यूरेटिव फैक्टर्स कैन गिव गाइडेंस टू दोज हु विश टू एम्प्लॉय देम इन द प्रैक्टिस ऑफ रिसर्च। आप लोगों ने कुछ सोचा है कि आप किस पे काम करना चाहते हो? अच्छा, मेरा ये क्वेश्चन है कि केयर के बारे में उन्होंने बताया कि केयर जो है वो इफेक्ट करती है हाइपरटेंशन वाले पेशेंट में उनका बीपी कम करने में। ठीक है, ये तो होगी हाइपरटेंशन का। और मुझे बताओ कि केयरिंग मॉडल जो है वॉटसन का, उसको यूज़ करते हुए या फिर आप जो है वो किसी भी पेशेंट को जब केयर प्रोवाइड करते हो, कौन कौन सी ऐसी डिजीज़ हैं जिनमें पेशेंट जो है वो उसके जल्दी रिकवर होने के चांसेस होते हैं? कौन सी ऐसी डिजीज़ हैं? जी हाँ जी, समर, हीरा, सिमरा, मिशेल, नुज़रत, रोलिका, समर, सहर, हीरा, वर्दा। क्या सिर्फ हाइपरटेंशन के ऊपर ही इफेक्ट करता है या और भी डिजीजेज हैं? हाइपोथर्मिया में ठीक है, पायरेक्सिया में, हाइपरथर्मिया में ठीक है। तो इसमें किस तरह से होगा? इसमें किस तरह से आप केयर प्रोवाइड, ऐसी कौन सी केयर प्रोवाइड कर रहे हो जिसमें वो रिकवर होगा? जस्टिफाई करो। जी, कोल्ड स्पंजिंग से ठीक है। हाइपरक्लेमिया में हाइपरग्लाइसेमिया और एंजाइटी ठीक है हीरा। और जी ठीक है। और एंटीपायरेटिक देंगे, कोल्ड स्पंजिंग है ठीक है। और कॉपरेट भी तो है ना, पेशेंट के साथ कॉपरेट करेंगे। और इसके अलावा कुछ और ऐड करना चाहते हैं? जी स्पॉटिंग थेरेपी है ठीक है। और और हाँ जी, बस फीवर वगैरह में कर सकते हैं और किसी चीज़ में नहीं आप केयर प्रोवाइड करोगे? या सिर्फ पेशेंट आपके पास फीवर के साथ ही आते हैं और किसी प्रॉब्लम के साथ नहीं आएंगे? हाँ जी, मिशेल गाइडलाइन बताएंगे कि ऐसे करो तो फीवर कम हो।
हो अच्छा, नहीं आप एज अ नर्स आप सिर्फ गाइडलाइन दोगे या फिर आप पेशेंट को खुद पेशेंट की कोल्ड स्पंजिंग करोगे, उसको जो है वो उसके साथ पोलाइटली बात करोगे और पेशेंट को हेल्प करोगे उठने बैठने में, कम उसको थोड़ा सा गाइड करोगे कि आपने हमारे साथ कोऑपरेट करना है। पेशेंट डरा होगा, घबराया होगा, उसको फीवर की वजह से वो खुद भी परेशान होगा, पता नहीं मेरे साथ क्या हो गया, पता नहीं ये मेरे साथ कब तक रहेगा, अब मैं क्या करूँगा, मैं कैसे ठीक होऊँगा, सो उसके दिल में ख्याल आते होंगे, है ना? सिमरा कह रही है पॉजिटिव थिंकिंग, रिलैक्सेशन और a healthy diet, regular exercise, good sleep and social sport can also promote health and well-being। ठीक है। तो और इसके अलावा ठीक है, और कोई कुछ बताना चाहता है इसके अलावा? आप लोगों ने क्या टॉपिक्स लिए हैं? हाँ जी मिशाल, आपने कोई ऐसा पेशेंट देखा है कभी कि जिसको आपने गाइड किया हो? कभी आप लोगों ने अपने क्लिनिकल में कोई इस तरह का डिजीज पेशेंट देखा है जिसको आपने, कोई आपका अपना एक्सपीरियंस हुआ हो? हाँ जी, सिमरा, मिशेल, फातिमा, अपना एक्सपीरियंस शेयर करो। हाँ जी हीरा, क्या एक्सपीरियंस किया है आपने? हाँ जी, हाँ जी हीरा, हाँ जी शेयर करें हमारे साथ। चलो फिर अब हम इस ये हमारा लेक्चर खत्म हो गया, इसकी थोड़ी सी हम रिवीजन कर लेते हैं। अच्छा, सिद्रा कह रही है मैम एक तब का पेशेंट मास्क नहीं लगाता था डायलिसिस में, फिर मैंने उसको पूरा समझाया, उसने उसी टाइम बेटे से पूरा डब्बा मंगवा लिया। हाँ ठीक है सिद्रा, गुड। मिशेल कह रही है मैंने एंजाइटी के पेशेंट को किया है डील मैम, ओके गुड। मुबशरा कह रही है मैम वॉइस इशू है,
हीरा कह रही है मैम लास्ट क्लिनिकल्स पर लेबर रूम में ड्यूटी थी तो वहाँ ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में एक्सप्लेन किया था। डिस्चार्ज पेशेंट को ठीक है, गुड। मिशेल कह रही है कि मेरी चाची थी तो उनको पैनिक अटैक हुआ था तो हॉस्पिटल पहुँचते तक मैंने ही डील किया पेशेंट को। डीप ब्रीदिंग करो और उसको बोला कि कंफर्टेबल रहो, ठीक है। हीरा कह रही है तो वो एक्सपीरियंस था काफ़ी अच्छा था जिससे पेशेंट की एंग्जाइटी भी दूर हुई थी और क्यों उसको फर्स्ट बेबी था, ठीक है। सिद्रा ने टीबी का पेशेंट देखा है, ठीक है। सिमरा कह रही है मैम एक पेशेंट डायबिटिक फुट के साथ था और उसका सोल्यूशन जस्ट एम्पुटेशन था, उसको एंग्जाइटी थी, उसको डील किया था, ठीक है। वेरी गुड, ठीक है। ये आप लोगों का अच्छा एक्सपीरियंस है, लेकिन मैं आपको बात बताऊँ हर एक जगह पे जहाँ भी पेशेंट्स होंगे उनको गाइडलाइन की हेल्प की ज़रूरत होती है, सबको ज़रूरत होती है और सबको आप अपने तौर पे जो भी हॉस्पिटल में बैठा हुआ है ना वो इस वक्त परेशान ही है, हर बंदे को गाइडलाइन की ज़रूरत है। तो आपने क्या करना है कि आप कोशिश करो कि आप उन लोगों की हेल्प करो, उनको गाइड करो, उनको समझाओ, क्योंकि ये छोटा-छोटा जब हम किसी को समझाते हैं, गाइड करते हैं तो उनकी प्रॉब्लम्स कम हो जाती हैं और वो अपने आप में बेहतर महसूस करते हैं। तो उनकी प्रॉब्लम जो है वो काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाती है और फिर ये नेक काम भी है। हाँ, मैंने जैसे आपको फेथ होप पढ़ाया था, जैसे ये हमारा निकल आया है, फेथ होप जो है वो इसी से रिलेटेड है। ये क्या है कि इज एसेंशियल टू बोथ क्यूरेटिव एंड द क्यूरेटिव प्रोसेस, ठीक है। फेथ होप किसी को देना, उसको ईमान देना और उसको उम्मीद देना, उसके ईमान की मजबूती के लिए बात करना, ये बहुत एसेंशियल है। इससे ये क्यूरेटिव फैक्टर भी आता है और क्यूरेटिव फैक्टर भी आता है, यानी कि ये केयर का पार्ट भी है। अगर आप किसी को कहते हो कि खुदा आपके साथ, आप परेशान ना हो, मैं आपके लिए दुआ करूँगी, सब ठीक हो जाएगा, आप परेशान ना हो, जब हम इस तरह से किसी को केयर देने की कोशिश करते हैं, साथ क्यूरेटिव प्रोसेस में आता है कि जब हम उसको क्योर करते हैं। क्योर वो कैसे होगा, जब हम उसके लिए दुआ करेंगे तो अगर वो बंदा उस टाइम में जितना तकलीफ में है, उस टाइम में वो बड़ा करीब है खुदा के, और वो उस टाइम में जो है वो जब आप उसे दुआ उसके साथ करोगे बैठ के तो वो अपने आप को बेहतर महसूस करेगा और उस टाइम जो वो ईमान से मांगेगा वो कबूल भी होगा। और इसी तरह बहुत बड़े बड़े मौजज़ात होते हैं ज़िंदगी में। हाफ केयर तो फेथ होप से ही हो जाता है बंदे का। हाँ जी सहर, आप बिल्कुल ठीक कह रही हो। तो हाफ मैं आपको बात बताऊँ कि सारी बीमारियां जो हैं वो दुआओं से ठीक हो जाती हैं। कोई भी दुनिया में ऐसी बीमारी नहीं है जिसका दुआ से इलाज ना हो सके, बस ईमान की बात होती है। कल मैं एक दुआ सुन रही थी, एक प्रेयर थी, उसमें मैं सुन रही थी, वो जो है ना पास्टर थी बेनी हिन, वो बता रहे थे कि अमेरिका में ना यूके में सुना गया था कि यूके में बहुत ज़्यादा जो है एक वक्त आएगा कि कैंसर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो कहते उस टाइम यूके की हालत बहुत ख़राब थी, ठीक है, लंदन की। तो उन्होंने ये कहा कि लेकिन आज इस वक्त अमेरिका का भी ये हाल है, अमेरिका में भी आज इस वक्त हर दूसरा बंदा कैंसर में मुब्तला है, हर दूसरा बंदे को कैंसर है, हर दूसरे बंदे को कैंसर है। तो वो ये कह रहा था, वो ये पास्टर ये कह रहे थे कि जब भी किसी को कुछ होता है इस तरह की कोई भी बीमारी, कैंसर वगैरह कुछ भी होता है तो फ़ौरन से डॉक्टर के पास भागे जाते हैं। कोई भी जिस्मानी तकलीफ आती है फ़ौरन से डॉक्टर के पास भागे जाते हैं। ये क्यों नहीं सोचते कि मैं दुआ करूँगा तो मैं ठीक हो जाऊँगा। सबसे पहले जो बड़ा डॉक्टर है पहले उसके पास जाओ, यानी कि पहले खुदा के पास आओ, उससे मदद मांगो। जब वो आपकी मदद करेंगे, जब खुदा ने आपकी मदद करनी है तो आपकी सारी तकलीफ़ें जाती रहेंगी। ज़्यादातर हमें कोई बीमारी छोटी मोटी बड़ी कोई भी हो जाए ना तो जब सारे जवाब दे देते हैं ना उस बीमारी से, फिर खुदा की तरफ आते हैं, पहले नहीं आते। तो ये फेथ होप से रिलेटेड ये बात है कि आपको कोई भी मसला है, कोई भी बीमारी है, जैसे सहर कह रही है, तो आप उसके अंदर आप दुनियावी इलाज के साथ साथ उसका दीनी इलाज पहले करो, यानी कि दुआ में उस चीज़ को शामिल रखो, दुआ में उस चीज़ को इन्वॉल्व करो। व्हेन मॉडर्न साइंस हैज़ नथिंग फर्दर टू ऑफर द पर्सन, जब मॉडर्न साइंस के पास कुछ नहीं बचता पेशेंट के इलाज के लिए, कोई मेडिसिन इफेक्ट नहीं करी, कोई चीज़ असर नहीं करी, तो फिर क्या आ जाता है कि एक नर्स को चाहिए कि द नर्स कैन कंटिन्यू टू यूज़ फेथ होप। फिर नर्स को चाहिए कि वो कंटिन्यूसली जो है वो पेशेंट के लिए फेथ होप को यूज़ करती रहे, ताकि टू प्रोवाइड अ सेंस ऑफ वेलबींग, ताकि वो अपने आप में अच्छा महसूस करे थ्रू बिलीव्स विच आर मीनिंगफुल टू द इंडिविजुअल।
ठीक है। और और बिलीव्स ऐसे करवाए जाएं, ठीक है, कि थ्रू बिलीव्स विच आर मीनिंगफुल, ऐसे बिलीव्स दिए जाएं जो मीनिंगफुल हों इंडिविजुअल के लिए, उसके लिए उसकी बर्थ हो, वैल्यू हो। अब आप जाओ, एक पेशेंट है वो पहले ही कैंसर की तकलीफ से मर रहा है या बिल्कुल एंड स्टेज पे है, और आप उसके पास जाके कहना शुरू कर दो तो फलाने में जाके बात फेथ की कर रहे हो, लेकिन बात ये शुरू कर दो कि तू फलाने मजहब से है, ये गलत है, तुझे ये नहीं, तुझे ये चूज करना चाहिए। तो यहाँ पे उसका फेथ जो है वो मीनिंग, अब उसके लिए वो बिलीव जो है वो मीनिंगफुल नहीं रहेगा जो आप बात करें। उस टाइम में उसको क्या चाहिए, उस टाइम में उसको ज़रूरत है कि कोई उसके लिए दुआ करे, कोई उसको खुदा के पास लेके जाए, ना कि ये कि हम उसके अंदर इस तरह से खामियां निकालें, उसको चीज़ों में उलझाएं। ठीक है, बात समझ रहे हैं आप मेरी। अब मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ। आपने देखा होगा शालामार में भी, हमारे हॉस्पिटल में भी यहाँ पे प्रेयर रूम्स बने हुए हैं, हॉस्टलों में आपको प्रेयर रूम्स दिए गए हैं। ठीक है, अब शालामार में जहाँ पे अटेंडेंस वाली मशीन है ऑडिटोरियम के सामने, वहाँ पे साइड पे एक छोटी सी मस्जिद बनाई हुई है। वहाँ पे जिन लोगों ने जिन लोगों ने दुआ करनी होती है, जो अपने पेशेंट को लेके परेशान होते हैं, अपसेट होते हैं, वो वहाँ पे जाके दुआ करते हैं। प्रेयर मैट वगैरह लगे हुए हैं और लोग आराम से वहाँ पे जाके दुआ करते हैं। ये फैसिलिटी दी गई है। ठीक है, हर एक घर में, हर एक हॉस्पिटल के अंदर ये फैसिलिटीज़ होती हैं। ठीक है, अब मैं आपको एक बात बताती हूँ कि मुल्तान मिशन हॉस्पिटल में और साहिवाल मिशन हॉस्पिटल में प्रेयर वाली ना एक पूरी टीम है। ठीक है, प्रेयर की एक पूरी टीम है। वो क्या करते हैं कि वो डेली सुबह सुबह सारी वार्ड्स में 5-5, 10-10 मिनट, आधा आधा घंटा बैठ के सबके लिए दुआ करते हैं। उसमें ये होता है कि पेशेंट तो नहीं आते वहाँ पे, अगर कोई पेशेंट बहुत ज़्यादा तकलीफ में होता है और उसे दुआ की ज़रूरत है, उसके बेड पे जाकर दुआ करते हैं। अदरवाइज़ कोई ऐसी एक स्पेस ले लेते हैं जहाँ पे सब आ जाएं और सब इकट्ठे बैठ के दुआ करें। उसमें पेशेंट के अटेंडेंट्स आते हैं, जो पेशेंट चल सकते हैं वो बाहर आ जाते हैं और सब लोग इकट्ठे बैठते हैं और फिर वहाँ पे दुआ होती है और सबको सबकी बीमारी के लिए, शिफा के लिए दुआ की जाती है और फिर उसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। तो वो इस तरह पूरी वार्ड्स के अंदर सब में राउंड करते हैं डेली और सबके लिए वहाँ पे दुआ करते हैं। फिर इसके अलावा जो है वो ये करते हैं कि हर जगह पे जो है वो ऐसे होप वाली वीडियोस चलाई होती हैं। होप वाली ऐसे कि उसने कि मैं फलानी तकलीफ में था और मैंने खुदा से दुआ मांगी और मैंने शिफा पाई। इस तरह की जो है ना होप वाली और मिरेकल्स वाली इस तरह की प्रेयर्स लगाई जाती हैं, चीज़ें लगाई जाती हैं। लोग वो देखते हैं, उनका ईमान मजबूत होता है, वो ये सोचते हैं कि अगर मैं भी खुदा से पूरी उम्मीद होकर दुआ करूँगा तो मुझे शिफा मिलेगी। ठीक है, इस तरह की जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं रिलीजियस, वो भी ईमान की बड़ी मजबूती करती हैं। इसी तरह अगर कोई दुआ करना चाह रहा है और उसको उसके आसपास कहीं पे मस्जिद है, जैसे हमारे यहाँ हर एक वार्ड के अंदर कुरान पाक रखा हुआ है। ठीक है, तो जो पढ़ना चाहता है वो वहाँ से लेता है, पढ़ लेता है, फिर वापस रख देता है। क्योंकि अब देखो पेशेंट बेचारे अटेंडेंट इतनी तकलीफ में आते हैं अपने घरों से, तो उनके पास उस टाइम में ऐसी चीज़ें अवेलेबल नहीं होती, ना ही कोई अपने घर से लेके निकलता है ऐसी सिचुएशन में। तो उस टाइम में जब हम उन्हें इस तरह की चीज़ प्रोवाइड करते हैं तो वो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स फील करते हैं, कंफर्टेबल फील करते हैं। इसके अलावा आप कोई और ऐसे हॉस्पिटल को आप लोग जानते हो जहाँ पे ये फैसिलिटीज़ हों? हाँ जी, फेथ होप के ऊपर कहीं पे और जगह पे काम हो रहा हो। अच्छा, एक और चीज़ है, अगर हम कल्चर की बात करें तो अक्सर जब पेशेंट जो है वो बिल्कुल एंड स्टेज पे होता है तो अक्सर जो लोग होते हैं, अक्सर जो फैमिलीज़ हैं वो ये डिमांड करती हैं कि बस आप इसको, अब आपने कुछ नहीं करना, इसको DNR कर दो। DNR करवा के वो फिर उसके ऊपर दुआ करते रहते हैं उसकी आसानी के लिए। ऐसे भी मैंने देखा, अक्सर पेशेंट के अटेंडेंट जो है वो कहते हैं कि बस हमने दुआ करनी है, वो उनके पास बैठ के दुआ करते रहते हैं, दुआ करते रहते हैं। और फिर जब उसकी बिल्कुल एंड स्टेज पे आता है और जब बिल्कुल उसकी डेथ हो जाती है तो फिर हो जाती है। इस तरह से मैंने देखा हुआ है। शहर हीरा, हाँ जी, आप लोगों ने देखा कोई इस तरह का कोई जगह?
या फेथ होप के लिए आप लोगों ने कभी काम किया है? हाँ जी मुबशरा, अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर करो हमारे साथ। नहीं है? अच्छा, सही है, चलो ठीक है, कोई नहीं। शालामार से पाला पड़ा, लेकिन शालामार में अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, वो भी देखा करो। जब आप कहीं पे काम करते हो फिर ही आपको चीज़ों का पता लगता है ना, जब आप वहाँ पे रह के चीज़ों को नोटिस करते हो। और आपको एक बात बताऊँ, ये तमाम चीज़ें पॉलिसी का पार्ट होती हैं। अब कल को आप किसी मैनेजमेंट में जाते हो, किसी भी मैनेजमेंट में जब आप पार्टिसिपेट करते हो, तो आपको इन तमाम बातों का पता होना चाहिए कि किसी जगह पे ये चीज़ क्यों होती है। कल को आप लेट्स सपोज के मैं आपको कहती हूँ कि आप किसी बहुत अच्छी पोस्ट पे एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे होगे, तो कोई आपसे ये मशवरा करता है या खुदा आपको इतना मौका देते हैं कि आप अपना कॉलेज बनाने का या अपना हॉस्पिटल बनाने का या अपना कोई भी सेटअप बनाने की ख्वाहिश करते हो, तो आप कैसे कर पाओगे? आप सिर्फ उस वक्त ही कर पाओगे जब आपका अपना अच्छा एक्सपीरियंस है किसी जगह का, आपने कहीं पे अच्छी चीज़ें देखी हैं तो वो आप शेयर करोगे कि मैं ये समझता हूँ यहाँ पे ये चीज़ ऐड होनी चाहिए क्योंकि अब फलानी अच्छी जगह पे ये चीज़ें थी। मैं ये समझता हूँ कि इन चीज़ों पे काम होना चाहिए क्योंकि मैंने अच्छी अच्छी चीज़ें देखी हैं। इस तरह की जब हम बात करते हैं तो उससे बहुत सारे प्रॉब्लम, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हम शेयर करते हैं और उससे हमारी अच्छी लर्निंग होती है। ठीक है, फातिमा और हाजरा वगैरह नहीं नज़र आ रही? हाँ जी हाजरा, शालामार में हाइजीन अच्छी है काफ़ी हॉस्पिटल के निस्बत। हाँ जी ऐसे है, यस मैम, खुद कुछ देखा तो ही शेयर करेंगे। हाँ बिल्कुल, इसलिए आप लोग खुद देखो, चीज़ों को ऑब्जर्व किया करो। मैं आपको एक बात बताऊँ, कहीं भी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब तक उसका स्ट्रक्चर और जब तक उसकी एक्टिविटीज़ जब तक अप्रूव नहीं होती तब तक वो नहीं चल सकता। तो इसलिए हर एक चीज़ को इस नज़र से देखा करो, ये हमारे लर्निंग के लिए है। अब मैं आपको बताऊँ कि इंस्टीट्यूट की मैं आपको बात कर रही हूँ, ये आप जैसे शालामार की बिल्डिंग ही देख लो, ये बिल्डिंग भी रिकमेंडेड है। ठीक है, क्लासरूम्स देख लो, ये भी रिकमेंडेड है। प्लेग्राउंड होना चाहिए, ये रिकमेंडेशंस हैं। इन छोटी छोटी चीज़ों का आपको पता होना चाहिए कि ये ऐसा क्यों है। ये ना समझो कि ऐसा किया गया है तो ये किसी वजह से है। मैंने आईसीयू में देखा है, क्या देखा है विशाला आपने? तो हर एक जगह पे जो छोटी छोटी चीज़ें दी गई हैं वो सब अप्रूव्ड होती हैं और उनके हर एक काम का कोई ना कोई मकसद होता है। ठीक है, अब आप शालामार के अंदर देखो कितने ज़्यादा रिसेप्शंस बनाई हुई हैं, कितने ज़्यादा कंप्यूटर एरियाज बनाए हुए हैं, हर चीज़ का मकसद है, हर एक जगह का स्टेप डाउन बनाया हुआ है। ठीक है, तो अब जैसे काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं, डिफरेंट डिफरेंट है। जैसे जैसे टाइम आएगा हम उसको देखेंगे, शेयर करेंगे। ठीक है,
Next we have discuss language structures and alternatives. ये जो next lecture से जो हम start करेंगे assignment सारे चलो मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ। अच्छा मैम पेशेंट्स बहुत क्रिटिकल था और उसके घर वाले बहुत रो रहे थे। फिर मैंने और एक डॉक्टर ने उनको बुलाकर बोला कि आप रोए मत, आप प्रेयर करो। हाँ ठीक है, गुड। हाँ जी, नज़र आ रहा है आपको? अच्छा, मैं अब आपको यहाँ पे दिखाती हूँ कि ये देखो, ये जो साइड पे इमेज है ये आप देख सकते हो। ये आपको इमेज नज़र आ रहा है, ये वाला रेड वाला जहाँ स्टूडेंट नर्सेज बैठी हुई हैं। मैम मिशेल बहुत अच्छा गाइड करती होती है, डॉक्टर बन जाती है फिर मिशेल। अच्छा ये आप देख रहे हो, ये जो रेड वाला जो बच्चे जो यूनिफॉर्म में बैठे हुए हैं, ये मिशन हॉस्पिटल का चैपल है। और यहाँ पे सुबह में मैंने उसी लेक्चर में आपको बताया था ब्रोकन टाइमिंग होती है। यहाँ पे सुबह में A to Z सारे लोग आके पहले प्रेयर अटेंड करते हैं, उसके बाद कोई काम होता है। आप लोगों को एक चीज दिखाऊं, आप लोगों को एक चीज दिखाती हूँ, हंसना नहीं। अच्छा हंसना नहीं। ये देखो जरा कौन कौन खड़ा हुआ। ये कौन खड़ा हुआ जिसके मुंह पे हाथ है? नजर आ रहा है बच्चा आपको? ये ग्राउंड है। ये देखें, इस वाले पिक्चर में आप देखो खिदमत इबादत के साथ। हाँ जी हाँ जी, मैं थी वो। कितनी पुरानी वेबसाइट पे। चलें ठीक है, अटेंडेंस लगवा लो सब लोग। फेथ होप की आप लोगों को समझ आ गई है। ये मैंने आपको एग्जांपल दी है कि किस तरह से ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो अपने जो है वो इस तरह की एक पॉलिसी बनाती हैं कि जिससे लोगों की फेथ हीलिंग भी होती है और साइकोलॉजिकल हेल्प भी मिलती है। नहीं रहने दो, वो बड़ी गंदी पिक्चर है। अटेंडेंस लगवा लो सब लोग।
ठीक है, जिन लोगों की एक दफ़ा हो गई अटेंडेंस वो बार बार ना मैसेज करें। नजफ आई है, नेहा नहीं ऑनलाइन होती। लाइबा तुम मुझे उस वक्त से नहीं नजर आई हो क्लास में। एक भी मैसेज आपका उस टाइम से नहीं आया लाइबा। हाँ जिले में मैं ही हूँ। जी, कोई क्वेश्चन है आपका तो पूछ सकते हैं, 3 मिनट है हमारे पास। अली हमजा नहीं ऑनलाइन हुआ आज, अली ने क्लास नहीं ली। एमन नहीं हो रही है, सिद्रा एमन से कांटेक्ट करो, सिद्रा और सिमरा। अरफा नहीं हुई आज, अरफा ने क्लास नहीं ली आज की। अरूसा भी नहीं है, बुशरा भी नहीं है। जो लोग रेगुलर क्लास लेते हैं मुझे उनका पता है। हौले हौले से तेरा हुरिया ने कोई मैसेज नहीं किया। चलो ओके फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 चलो ओके बाय बाय।